फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि ब्लड जो परिसंचरण तंत्र होता है कितने प्रकार का होता है, किसमें कौन सा प्रकार पाया जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप लोग के पूछे ही जाते हैं। तो रक्त परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है कि ब्लड हमारे पूरे बॉडी में कैसे चल रहा है, यानी हार्ट से पूरे पैर तक कैसे जा रहा है और कैसे वापस आ रहा है। तो हमें जो रक्त परिसंचरण तंत्र पहले से पढ़ने से पहले हम लोग को धमनी, सिरा, कैपिलरी यानी केशिका, तो इसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि रक्त परिसंचरण में होता क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीव के शरीर में विभिन्न पोषक पदार्थ, जैसे कि हम लोग के शरीर में गैसों का, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है, हार्मोन्स है, उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन के लिए एक अंग समूह पाया जाता है जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जैसे कि गैसों का परिवहन कराना है तो बहुत सारे अंग इसमें शामिल हैं। जैसे हार्मोन्स है, हार्मोन्स को भी एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो उसमें भी अंग जुड़े हुए हैं। तो जो इनका समूह होता है उसको हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। आगे देखिए, परिसंचरण तंत्र का अर्थ होता है तत्व को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन कराना। जैसे कि आप हमारे बॉडी में क्या है, हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन फेफड़ा में जाके स्टोर हो गया। अब उस ऑक्सीजन को हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के पास यानी हर सेल के पास भेजना है। तो ये एक यहाँ तो स्थिर हो गया है, यानी हमारे फेफड़े में वो स्टोर हो गया है। अब उसको एक स्थान से फिर दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए परिसंचरण तंत्र उसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो वही का शरीर में रक्त का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज 1628 में विलियम हार्वे ने की थी। यहाँ पे देख सकते हैं, ये है विलियम हार्वे। तो पूछ लिया जाए कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था, तो विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। देखिए यहाँ पे रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कितने प्रकार का होता है, तो ये दो प्रकार का होता है। एक बंद होता है, एक खुला होता है। खुले का मतलब कि वो बॉडी में धमनी और सिरा नहीं होगा, वो केवल बॉडी की वहां में ही वो ब्लड रहेगा। लेकिन बंद परिसंचरण तंत्र में ब्लड धमनी और सिरा से होके बहेगा यानी परिवहन करेगा। तो खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि बंद परिसंचरण हम लोग क्या है, मानव में बंद परिसंचरण तंत्र होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ आर्थ्रोपोडा समूह होता है, वहां पे ये आप पाए जाते हैं यानी खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे खुला परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं कि खुला परिसंचरण तंत्र यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में यहाँ पे ऐसा परिसंचरण तंत्र जहाँ बिना रक्तवाहिनियां में हमारा धमनी आ जाएगा, सिरा आ जाएगा और कैपिलरीज आ जाएंगे यानी केशिका आ जाएंगी कि रक्त परिवहन होता है, खुला परिसंचरण तंत्र कहलाता है। नलिका विहीन होता है। इस तंत्र में रक्त सीधे ही शरीर के अंग ऊतकों के संपर्क में रहता है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए बंद परिसंचरण तंत्र यानी खुला परिसंचरण तंत्र का यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं कि ये आप लोग के खुले परिसंचरण तंत्र वाले हैं। जैसे कि काकरोच हो गया, काकरोच के बॉडी में कोई सिरा धमनी नहीं होता है, टिड्डा में कोई सिरा धमनी नहीं होता है। ये आर्थ्रोपोडा और मोलास्का, याद रखिए जो आर्थ्रोपोडा संघ होता है और मोलास्का संघ होता है, इस संघ के जीव जो होते हैं उनमें खुला परिसंचरण तंत्र ही पाया जाता है। आगे देखिए, बंद परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो बंद परिसंचरण के लिए सिरा और धमनी होना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसा परिसंचरण तंत्र जिनमें रक्त का परिवहन रक्त वाहिनियों के द्वारा होता है बंद परिसंचरण तंत्र कहलाता है। जैसे कि मनुष्य, जानवर, पक्षियां, इन सब में क्या होता है, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यहाँ पे देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि रक्तवाहिनियां, उसके बाद यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग ब्लड पढ़ेंगे, ब्लड के बाद रक्तवाहिनियां, धमनी, सिरा, केशिका। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि धमनी, सिरा और केशिका क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोग ब्लड को स्टार्ट करेंगे कि जैसे कि जब हम धमनी और सिरा के बारे में पढ़े रहेंगे उसके बाद ब्लड के बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, इस धमनी से होके ब्लड कहाँ जाता है, सिरा से ब्लड कहाँ जाता है, केशिका से ब्लड कहाँ जाता है। एक बार ब्लड के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा जानकारी। जैसे कि ब्लड क्या होता है, ब्लड में आप लोग के दो प्रकार के होते हैं। ब्लड भी कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। एक होता है यहाँ पे प्लाज्मा हो जाता है, और यहाँ पे एक आप लोग जाता है कार्पोसेल यानी रुधिराणु हो जाता है। तो यहाँ पे एक रुधिराणु हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका रुधिराणु हो जाएगा। उसके बाद जो रुधिराणु होता है ये भी 3 प्रकार का होता है। तो यहाँ पे WBC, RBC
यहाँ पे आरबीसी हो जाएगा और प्लेटलेट्स हो जाता है। जो प्लाज्मा होता है हमारे बॉडी में 55% होता है। याद रखिएगा, प्लाज्मा एक निर्जीव भाग होता है, लेकिन जो रुधिराणु होता है सजीव भाग होता है। इस निर्जीव भाग में सजीव भाग परिवहन करता है, यानी तैरता रहता है। रुधिराणु का मतलब कि ये छोटे छोटे कण के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन जो प्लाज्मा होता है आप लोग का, ये द्रव की अवस्था में पाया जाता है। और इसी द्रव में, जैसे कि ये द्रव अवस्था में इस तरह से है, और इसी में ये जो रुधिराणु है ये तैरते रहते हैं। तो आरबीसी का कार्य क्या है, डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है, प्लेटलेट्स का कार्य क्या है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग और डिप्थ में जाएंगे तो डब्ल्यूबीसी के भी कई दो प्रकार हो जाते हैं, एक कणिकामय हो जाता है और एक अकणिकामय हो जाता है। कणिकामय में भी प्रकार हो जाता है और अकणिकामय में। तो अकणिकामय में आपको लगा लिम्फोसाइट, मोनोसाइट आ जाता है, और जो कणिकामय होता है इस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स हो जाता है। तो अगर डिप्थ में आप लोग को पढ़ना है, और मैं डिप्थ में ही पढ़ाऊंगी कि अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे न छूटे। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ब्लड कितने प्रकार का होता है, प्लाज्मा, उसके बाद अगर ये प्लाज्मा 55% है तो ये आप लोग का रुधिराणु 45 हो जाता है। कहीं कहीं पे अगर इसको 60 कर दिया जाएगा तो इसको 40 कर दिया जाता है। तो हम लोग आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, रक्तवाहिनियों के बारे में, उसके बाद हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, और ऐसे ही क्लास